नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। मोड़ासा मजूम बांध ने ओवरफ्लो कर दिया है और रात के समय बांध से 2700 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। जिले में भारी बारिश के कारण और ऊपर से हो रही लगातार बारिश से बांध के पानी की भारी आवक हुई है। वर्तमान में बांध अपने मुख्य सतह से 157.20 मीटर ऊपर है। नदी किनारे के 36 गांवों को अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से बचा जा सके। जिले में सतत बारिश के बाद जो जितने भी जिले के जलाशय है वो ज़्यादा से ज़्यादा ओवरफ्लो हो गए हैं। दृश्य में आप देख सकते हैं कि जो मोड़ासा के जो माजूम डैम है उसमें गत रात्रि को 27 क्यूसेक पानी की आवक के बाद 3 गेट खोलने के बाद वो पानी के निकालने की प्रोसेस वहीवटी तंत्र के बाद शुरू कर दी है और आगे जो जितने भी 35 से ज़्यादा गांव है उसको भी वहीवटी तंत्र ने कामों को सतर्क करने की चेतावनी दी है। जयदीप भाटिया, हॉर्नबिल न्यूज, अरवली। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए यूपी के पर्यटक आवासों को निजी क्षेत्रों के देने का फैसला किया गया है। इस फैसले से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि पर्यटकों को तमाम तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। यह बातें उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कही है। टूरिज्म को लेकर मंत्री जयवीर सिंह ने कई बातें हॉर्नबिल टीवी से साझा की हैं। आप भी सुनिए। जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार, आपकी सरकार पर्यटन को बहुत बढ़ावा दे रही है। पर्यटन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है राजस्व बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। आज आपके विभाग का जो फैसला आया है क्या है उसके बारे में? देखिए, आज जो उत्तर प्रदेश में बहुत तेज गति से बढ़ती हुई पर्यटकों की संख्या के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जो भी हमारे जीर्ण शीर्ण पर्यटक आवास गृह हैं, जो भी बंद पड़े आवास गृह हैं या घाटे में निरंतर चल रहे आवास गृह हैं, उनको हम लोग निजी निवेशकों को 15 साल प्लस 15 साल 30 साल के लिए लीज पर देने के लिए जा रहे हैं। क्या सर, इससे क्या राजस्व भी बढ़ेगा, क्या रोजगार भी मिलेगा? रोजगार भी बढ़ेगा, राजस्व भी बढ़ेगा और पर्यटकों को बेहतरीन सुविधा भी मिलेंगी। ठीक है, जाहिर सी बात है आप पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी थे। जो फैसला आया था उससे रोजगार भी बढ़ेगा, राजस्व भी बढ़ेगा और साथ ही पर्यटन को अच्छी सहूलियत भी मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों के स्टूडेंट्स की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी होने जा रही है। यह बढ़ोतरी 24 साल बाद की गई है। इस फैसले से संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिलेगी। यह बातें उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कही है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री देवी जी हमारे साथ, उनसे बात की। मैम, कैबिनेट की बैठक हुई थी, आपके विभाग में एक प्रस्ताव पास हुआ है, उससे कितना फायदा मिलेगा और कौन सा प्रस्ताव था? जो बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं उन बच्चों के 2000 में जो छात्रवृत्ति मिलती उसमें संशोधन किया गया है और उस छात्रवृत्ति को बढ़ाया गया है जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े और अच्छी प्रकार से पढ़ाई हो सके। मैम, आपकी सरकार संस्कृति को बढ़ावा दे रही, काफी शायद संस्कृत के बच्चे के हो या अनुदान के हो, तो जो आज फैसला हुआ है ये कितना उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा, खासतौर से संस्कृत लैंग्वेज के लिए? संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और संस्कृत के महत्व देना, उसके लिए बढ़ाना सरकार का एक दायित्व है। उसी आधार पर सरकार कर रही है। ठीक है, आप गुलाब देवी थी, आप कहना है कि जो प्रस्ताव पास हुआ है, जो संस्कृत लैंग्वेज है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ावा दे रही, संस्कृत लैंग्वेज के जो उनको पढ़ते हैं या जो उनके अध्यापक हैं या संस्कृत लैंग्वेज से जो भी जुड़ा है उससे जो है वो लाभान्वित होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। तेजी से हो रहे शहरीकरण को देखते हुए रजिस्ट्री कराने में अब 2% की छूट दी जाएगी। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं शुल्क पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने हॉर्नबिल टीवी से बातचीत में कही है। इसके साथ ही
स्टाम्प में जुड़ी कई और जानकारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने हॉर्नबिल टीवी से साझा की है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हमारे साथ। सर, आज कैबिनेट की बैठक हुई थी, आपके विभाग का भी कुछ फैसला हुआ है? श्रम विभाग में रहा है कि शहरों के विकास के लिए रष्ट्रीय विभाग में 2% शुल्क लिया जाता है। यह शुल्क जाता है पहले वित्त मंत्रालय में, अब वो सीधे विकास प्राधिकरण, आवास विकास, नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत चला जाएगा। इससे वहाँ के लोगों को विकास करने में काफ़ी तेज़ी से गति मिलेगी। फायदा मिलेगा इससे? पूरे शहर में, शहरों के लोग, हमारे जब 2% स्टाम्प लेते थे हम शहर के विकास करने के लिए, माना कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और प्रॉपर्टी में स्टाम्प लगता है 5-4%, लेकिन शहरी में लेंगे तो आपको लगता है 7%। जो 2% एक्स्ट्रा लगता है ये जाता है पहले अलग अलग मंत्रालय में, अब वो सीधे पैसा चला जाएगा नगर पंचायतों को, नगर निगम। जाहिर सी बात है, आप रविंद्र जायसवाल जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, जिनका साफ कहना है कि जो फैसला उनके विभाग का हुआ उसका सीधा फायदा जो है प्रदेशवासियों को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। कोटा में कोटा और क्रीमी लेयर को लेकर शुरू हुई बहस के बीच पूर्व राज्यसभा सदस्य और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जुगल किशोर का कहना है कि भाजपा ने नहीं ब्लॉक सभा और बसपा ने आरक्षण को लागू नहीं होने दिया है। इसके पीछे उन्होंने कई तार्किक बातें भी हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कही है। साथ ही जुगल किशोर का कहना है कि 2024 के चुनाव में विपक्ष ने भ्रम का जो जाल फैलाया था वो अब टूट चुका है और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में सभी सीटें भाजपा जीतेंगी। सभा सांसद और प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं जुगल किशोर जी। सर, जिस तरह आरक्षण को लेकर हाय तौबा मची हुई, खासतौर से बसपा सुप्रीमो मायावती जी जो है आरक्षण को लेकर सपा और कांग्रेस पर हमलावर है, साथ ही भाजपा को घेरने की उनकी नीयत साफ नहीं है आरक्षण के मामले में, खासतौर से जो क्रीमी लेयर को जो 1 अगस्त को जो फैसला आया था। माननीय उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी की है, जैसा कि सदन में कानून मंत्री ने अपना वक्तव्य दिया है, उस हिसाब से उन्होंने कहा अभी टिप्पणी की है, अभी कोई फैसला नहीं उन्होंने दिया है और इस मामले को हम दिखवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं इसको कतई नहीं लागू होने दूंगा, आरक्षण पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। उन्होंने पूरी अपनी मंशा साफ कर दी है कि इस आदेश को हम लागू नहीं होने देंगे। मायावती जी लगातार कह रही है, अगर प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया है, भाजपा जो है उसको विधेयक क्यों नहीं लेके आ रही है? क्या उनकी जो इच्छा है, उनकी मंशा में कुछ ऐसा सवाल या क्वेश्चन मार्क लगा रही है, वो नियत में खोट है? बहन जी की खुद की नियत अगर साफ होती तो शायद ये न होता। मुझे याद है इंदिरा साहनी केस के मामले में जब बहन जी की सरकार चल रही थी, उस समय इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अगर पैरवी कर ली होती, अपना सरकार का पक्ष रख दिया होता, तो उस समय भी मामला साफ हो गया होता। लेकिन मामला उस समय भी नहीं साफ, उस समय इनकी वजह से मामला लटक गया था। अब धीरे धीरे मामला होते होते अब गंभीर होता जा रहा है। गई थी राज्यसभा, वहाँ पे तो बवाल हुआ था, वो तो लेके गई थी। नहीं, राज्यसभा लेके गई थी। राज्यसभा में क्या, जो जब एज मुख्यमंत्री उनको जो पेश करना था वो नहीं कर पाई थी, नहीं किए थे, वो वहाँ हाजिर ही नहीं हुई थी। उनको जो आंकड़ा पेश करना था वो नहीं किए थे। अब वो राज्यसभा में दिखावा कर रही थी। राज्यसभा में बीजेपी ने तो पूरा साथ इनका दिया था, वो तो समाजवादी पार्टी ने, जो समाजवादी पार्टी के साथ कभी कभार इनका समझौता भी हो जाता है। समाजवादी पार्टी जब समझौता किए तो उससे पहले समाजवादी पार्टी ने वही बिल तो समाजवादी पार्टी ने फाड़ा था। समाजवादी पार्टी ने जो बिल फाड़ा था और उसी के बाद में वो आरक्षण लटक गया था, वरना तो बिल पास ही हो गया था। बहन जी की मंशा बहुत अगर साफ हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई देर होगी और उनकी बात कोई न माने ये भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात की। एक सवाल मेरा ये है कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, मिल्कीपुर खासतौर से भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का वो साख की बात बनी है, साख की बात है। क्या लगता है मिल्कीपुर समेत जितनी भी और 10 सीटें हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही कि मिल्कीपुर समेत 10 का 10 विधानसभा जो उपचुनाव है सीटें जीतेंगे। कितना चैलेंजिंग होगा? क्योंकि 2024 का चुनाव था, 80 का नारा था, लेकिन कहाँ पे सिमट गए आप देखें तो कितना है। क्या दलित, आप भी दलित समुदाय से आते हैं, क्या दलित समुदाय भारतीय जनता पार्टी से खिसक रहा है?
और क्या लगेगा 10 जो चुनाव होने हैं? विपक्ष के खटाखट नारे को पूरी जनता समझ गई है। संविधान के जो संविधान का रवैया लेकर आए थे, संविधान बदल देंगे, उसके भी मामले को इन लोग पूरा हम पब्लिक समझ गई है। अब वो इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। हम निश्चित तौर पर 10 की 10 सीटें जीतेंगे। मिल्कीपुर क्या, हम जो भी 10 सीटें उपचुनाव हैं, हम सब की दावे के साथ हम जीतेंगे। कोई मुझे हरा यानी 2027 में भी आप? निश्चित तौर पर 100% कोई रोक नहीं सकता है। चलिए ठीक है। आप जुगल किशोर जी हैं, जिनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यही नहीं, 2027 में एक बार फिर यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे की खबरें। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ने अडानी और अंबानी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, जिसके बाद हजरतगंज थाने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कई अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष दिनेश सिंह से विशेष बातचीत की है। आइए एक नजर डालते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश सिंह उपाध्यक्ष जो है कांग्रेस के, इनसे बात करेंगे क्योंकि विपक्ष के नेताओं पर एफआईआर हो गई। अंबानी और अडानी को लेकर प्रोटेस्ट किया था कांग्रेस ने, इसी को लेकर एफआईआर करा दी गई हजरतगंज थाने पर। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर, एफआईआर करा दी, आप लोग ने प्रोटेस्ट कर दिया, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं पर एफआईआर हो गई, इस पर आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं मुद्दा क्या था, और ये बहुत गंभीर और बहुत ही संगीन आरोप है, और बहुत सारी बातें हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है दूसरी, उसमें बहुत ही खुलासे एकदम मतलब स्पष्ट रूप से हो चुके हैं कि सेबी डायरेक्टर और अडानी के बीच में रिश्ते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर हेरा फेरी हुई है, वित्त की क्या कहते हैं घोटाले हुए हैं, जिस तरह से पूरा चल रहा था। तो बहुत एक मांग थी, बहुत ही जायज़ मांग थी, पार्लियामेंट में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उठाया था कि जेपीसी का गठन किया जाए। और मतलब उसमें भी आप जानते ही हैं सत्ता पार्टी की बहुतायत होती है, उनके लोग होते हैं, चेयरमैन उनका होता है। इसके बावजूद भी जो है अगर ये नहीं कर रहे हैं और उस पर प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे देश में पार्टी की ओर से, और संसद से लेकर सड़क तक लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं, और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतलब अपनी बात उठाने के लिए जा रहे थे ईडी दफ्तर। लेकिन आप देखिए कि उसमें एफआईआर दर्ज किया गया और रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब चीज़ों पे जनता, लोग, नेता, सब लोग जो इससे आक्रोशित हैं, सड़कों पे ना उतरें, उनको परेशान किया जाए, उनके साथ जुल्म ज्यादती किया जाए, उनको जेल में डाला जाए, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जाए। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और शायद इससे चीज़ें रुकने वाली नहीं है, चीज़ आगे बढ़ेगी। और हमारे जो है योगी जी तो अपना पद बचाने के अभियान में लगे हुए हैं, और इन सब चीज़ों को संज्ञान लें। पूरे प्रदेश में जानते हैं क्या स्थिति है, तो बहुत ही बुरी स्थिति है, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, और इस खुलासे को जनता के बीच में ले जाया जाएगा कि बहुत बड़ी लूट हुई है इस देश के साथ। क्या ध्रुवीकरण की राजनीति फिर से शुरू होगी? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा पर बयान दिया, बटेंगे तो कटेंगे, नेक रहेंगे तो अनेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इसको लेकर आप देखिए क्या है ना कि इनको एक ही चीज़ आता है, भय और नफरत। भय और नफरत फैला करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को संकीर्णता के दायरे में ले जाना, लोग चीज़ों को खुल के ना समझ पाएँ, एक पर्दा डालना। और यही एक लेशन है जो विश्व हिंदू परिषद, संघ या उनके तरह से जो हिंदूवादी संगठन अपने आप को कहते हैं, फ्रॉड हैं जो, वो लोग ये बात मानते हैं कि इससे हमारा फ़ायदा हुआ और यही हमको आता और इसी को आगे बढ़ाना है, जिसकी सच्चाई जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। और इस चुनाव में भी देखा और आगे वाले में, क्योंकि ये चल नहीं रहा है, लेकिन इनके पास और कुछ है नहीं दरअसल। तो जाहिर सी बात है जो चला हुआ है उसी पे बार बार प्रयास करते रहना कि मतलब कैसे ध्रुवीकरण किया जाए, कैसे लोगों के अंदर डर पैदा किया जाए, कैसे लोगों के अंदर नफरत की राजनीति को ले जाया जाए। बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब शायद सच्चाई सामने आ चुकी है।
सर उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आप चुनाव की बात कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति भी शुरू हो गई, जिस तरीके से बयानबाजी सिलसिला है वो काफ़ी तेज हो गया और उपचुनाव भी नज़दीक है 10 सीटों पर, इसको लेकर क्या तैयारियां रहेंगी? क्या लगता है कितना इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा एनडीए? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और बहुत सम्मानजनक तरीके से समझौते होंगे और सबको उम्मीद है, भरोसा है और विश्वास है इंडिया गठबंधन के ऊपर, और जिस तरह से चुनाव में आपने देखा उसी तरह से होगा। रह गई बात जिसकी सरकार है, मोदी जी तो इस अभियान में अपने बचाने के अभियान में लगे हुए, तो वो किसी हद तक जा सकते हैं। इस उपचुनाव में योगी जी किसी हद तक जा सकते हैं, वो सारा अख्तियार कर सकते हैं क्योंकि उनकी कुर्सी दांव पे लगी हुई है। बाकी आप जानते ही हैं कि उपचुनाव में सारे सरकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जीत जो है इंडिया गठबंधन की होगी क्योंकि जनता जो है बहुत सारी सच्चाइयाँ इनकी समझ चुकी है और इस सरकार को हटाना चाहती है। आज अगर चुनाव हो जाए तो मैं कहता हूँ कि ये सरकार चली जाएगी। ये अपनी साख खो चुकी है, अपनी किसी तरह की जो है भूमिका खो चुकी है जनता के लिए, तो जनता भी सरकार को नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चित सीट रही है वो अयोध्या की सीट रही है। उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर वहीं से प्रचार प्रसार शुरू कर दिए। क्या लगता है कि अयोध्या की सीट पर इतना फोकस हो रहा है, तो क्या विपक्ष लगातार अयोध्या की सीट पर क्या कोई फोकस करेगा या तैयारी वही पूरी है? देखिए, क्या है ना कि अयोध्या को हारने से इनको काफ़ी मतलब इनकी शाख पे बहुत बुरा असर पड़ा है। अयोध्या हार जाना मतलब इनको मतलब पच नहीं रहा है। इनको लग रहा था कि राम मंदिर बनाया है और दरअसल अगर आप अयोध्या के लोगों से पूछिए कि उनके साथ जो जुल्म जाती हुई है वो बहुत भयानक है और जनता ने उसका जवाब दिया है कि जुल्म जाति से नहीं हो, ज़मीनों की लूट हुई है, लोगों के मकान तोड़े गए हैं, लोगों के जो है खेत अभी भी जो है वहाँ पे क्या कहते हैं कि इस तरह से चीज़ें आ रही हैं कि लोगों के मुआवजे नहीं मिले हैं, उन लोगों के पास कागज़ नहीं है। कितना धरना प्रदर्शन किया वहाँ पे किसानों ने, पूरे आसपास की ज़मीनों पे बड़े बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपति घरानों और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जो भाजपा की तरफ लोग हैं, उस तरह के लोग, बहुत सारे भूमाफिया वहाँ पे आसपास की ज़मीनों पे कब्जा कर किसानों को बरगला करके, किसानों को तरह तरह से प्रभावित करके, डरा के धमका के उनकी ज़मीनें जो है ले ली गई हैं। तो उन सब का जवाब दिया है जनता ने और ये मैसेज बहुत दूर तक गया है पूरे हिंदुस्तान में। 24 के चुनाव में सबसे बड़ा मैसेज था कि अयोध्या भाजपा हार गई। कितनी सीटें रहेंगी उपचुनाव को लेकर? क्या कोई तैयारी है सपा और कांग्रेस में? क्या 50-50 सीटों पर लड़ेंगे या कोई और ज़्यादा सीट या कम सीट पर कुछ बदलाव में क्या तैयारी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी उपचुनाव को लेकर? रणनीति क्या है, मैंने आपको बताया कि बहुत ही सम्मानजनक तरीके से समझौता होगा और ये बहुत ही स्वस्थ समझौता होगा और हमें उम्मीद है कि हमें भी जो है सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। अभी इसकी तैयारी चल रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी पार्टी के लिए तैयारी दी। हम कांग्रेस पार्टी ने अपने सारी 10 सीटों पे प्रभारी भी बना दिया गया है और वहाँ के 7 जो प्रभारी बनाए गए हैं अभी मीटिंगें शुरू करने जा रहे हैं और कार्यक्रम भी जारी हो रहे हैं उनके, तो अच्छा होगा और हम लोगों को तो पूरी उम्मीद है कि हमारा गठबंधन उन सारी सीटों को जीतेगा। सर, क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार प्रोटेस्ट करती रहती, लाठियां खा रही, डंडे खा रही, लगातार जिस तरीके जो 2024 के पहले जो सपा करती थी अब वो कांग्रेस करना चालू कर दी है। लगातार प्रोटेस्ट, आए दिन प्रोटेस्ट करती रहती, आए दिन वो जेल जाते रहते हैं, एफआईआर होती रहती। इसको क्या देखती है कांग्रेस नज़रिए को? क्या लग रहा है कि कांग्रेस मजबूत हो रही उत्तर प्रदेश में? देखिए, क्या है, कांग्रेस जो है एक आज़ादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और उसकी विरासत में जन आंदोलन है, उसकी विरासत में संघर्ष है, उसकी विरासत में त्याग और बलिदान है। जब भी कोई बड़ा इस तरह का सामने चुनौती आती है, लोकतंत्र पे, आज़ादी पे, बोलने की आज़ादी पर और बहुत सारी संस्थाओं को जो इस तरह से ये पार्टी मतलब वो अपने हाथ में बंद कर रही है, अपनी मुट्ठी में, जो जनता के हितों के लिए बनी थी, तब मतलब एक बड़े सोच के साथ जिस तरह हमारे नेता राहुल गांधी ने
पूरा मतलब बोला है संविधान की किताब को हाथ में लेकर के, और सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष का रास्ता बताया है हर जुल्म जाति के खिलाफ और अपने अधिकारों और संविधान को बचाने के लिए। तो वो एक बड़े लक्ष्य की लड़ाई है कि हिंदुस्तान को एक नए तरीके के आंदोलन में, जन अभियान में ले जाना है कि लोगों को समझ में आए कि ये लड़ाई बड़ी मुश्किल से जीती गई थी आज़ादी की, और हमने एक ख्वाब देख करके एक बड़ा जो है संविधान बनाया था जिसमें लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। उन सपनों को चकनाचूर नहीं होने देंगे, इन सपनों को एक नया पंख लगाएंगे जो नए हिंदुस्तान को नए डेमोक्रेसी के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कांग्रेस अब समझ रही है, जिस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष दिनेश सिंह। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के नेतृत्व में हेलमेट जागरूकता अभियान फिर से शुरू कर दिया गया है। आज उर्दना बाईपास रोड पर स्वयं स्पॉट पर मौजूद रहकर पुलिस अधीक्षक ने बिना हेलमेट वाले बाइकर्स को रोका और 500 रुपये की चालानी करवाई गई। स्थानीय समाज सेवी सुनील रामदास ने हेलमेट भी वितरित किए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उनका लक्ष्य 5000 हेलमेट वितरण का है, क्योंकि हेलमेट न पहनने से सड़क दुर्घटनाओं में हेड इंजरी के कारण बहुत मौतें होती हैं। रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार हेलमेट वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे द्वारा 5000 हेलमेट वितरण का टारगेट लिया गया है। लगातार विविध इंडस्ट्री के जनसहयोग के माध्यम से जो भी बिना हेलमेट होता है उनको फ्री में हेलमेट दिया जाता है। साथ में ही उनको सबक सिखाने के लिए 500 रुपये का बिना हेलमेट के लिए चालान काटा जाता है। आज इसी क्रम में उर्दना के पास जो भी बिना हेलमेट के थे उसका चालान काटा गया और उसको समझाइश दिया गया है हेलमेट अपने जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए हेलमेट की कितनी आवश्यकता है, और उनको फ्री में हेलमेट दिया गया। और मेरा सभी रायगढ़ के नागरिकों से अपील है कि जब भी बाइक से निकले अवश्य हेलमेट पहने। सर, बहुत लोग ऐसे दिखे जो मॉडिफाई लाइट लगाए थे या नंबर प्लेट नहीं थी, उनको भी समझाइए। जो भी बाइक में मॉडिफाई लाइट या नंबर प्लेट नहीं लगाते उनको समझाइश दी गई है और आगे से चालानी कार्रवाई की जाएगी। कुछ गाड़ियों को जब्त भी किया गया। ऐसा जो भी मॉडिफाइड साइलेंसर हो गया या मॉडिफाइड बाइक हो गया जो दूसरों को परेशानी वाला होगा उसके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई भी की जाएगी। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।